अगर जंगी सलाहियतों को अगर उनके दावों की बजाय अमली पहलू से देखें, तो फ़िज़ाई बर्तरी किसी भी जदीद जंग का बुनियादी अंसर होती है, या आप अच्छी तरह से समझते हैं? क्या ईरान के लिए अमेरिकी और इसराइली फ़िज़ाई ताकत को मुसलसल चैलेंज करना मुमकिन है? और अगर तेहरान वाक़ई ज़्यादा जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करता है, तो उसके पास ऐसे कौन से ज़राए हैं, जिनके ज़रिए वो जंग का तवाज़ुन जो है वो तब्दील कर सकता है? देखिए शजिया, इसके पास, ईरान के पास अगर फिजाई ताकत की बात की जाए तो वो, अगर एयरफोर्स की बात करते हैं तो वो तो उसके पास नहीं है। आपने देखा होगा अभी तक एक स्ट्राइक का हमने सुना था जहां पे ईरानियन पायलट्स गए थे, और अभी तक आपने देखा होगा कि 3 जी। पायलट की गुमशुदगी का ईरान जो है कह रहा है कि वो उसके कतर के पास है। जबकि हुँ, कतर कह रहा है कि हमने एक की को शूट डाउन किया था, उसकी बाकियात जो है वो हुँ, वापस भिजवा दी हैं, बाकी दो को इनकार कर रहे हैं। तो अगर एयरफोर्स की बात करें, लेकिन इस जंग में, बल्कि पिछले साल जो पाकिस्तान ने वो भारत के साथ जो किया था उसके बाद से जी। इस जंग में खासतौर पे फिजाई बर्तरी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत तेजी से चेंज हुआ है। आप देखिए हुँ, कि ईरान ने फिजाई बर्तरी के लिए कोई उसकी एयरफोर्स तो थी नहीं, जबकि अमेरिकन बॉम्बर जो थे वो 2000 मील से भी टेक ऑफ करके रिफ्यूल करते हुँ, करते आके बॉम्बिंग करके वापस जाते थे, इसराइल वाले आते थे करते थे। तो उसका जो रिस्पॉन्स किया है वो ड्रोन्स के साथ किया है, हुँ, वो मिसाइल्स के साथ किया है और ड्रोन्स के साथ किया है। तो आई थिंक ईरान के पास अभी भी, अगर उसको आप डिनाइल ऑफ एयर सुप्रीमेसी अगर उसने इसराइल को करना है, बिकॉज अमेरिकन तो दे विल नॉट कम के, इसराइल तो अपने मुल्क से टेक ऑफ करते हैं, अटैक करते हैं, वापस चले जाते हैं। वो ड्रोन्स के साथ है और बिलिस्टिक मिसाइल्स के साथ है या एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के साथ है। तो आई थिंक इस बदलती हुई फिजाई जंग की जो एक सूरत हाल है, हुँ। इसमें ड्रोन्स के साथ ईरान काफी इफेक्टिवली अपनी एयर स्पेस को कर सकता है। लेकिन नुकसान फिर भी बहुत होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि फरवरी मार्च के दौरान तकरीबन 5000 ठिकानों पे बहरहाल अमेरिका ने बॉम्बिंग की थी। जी, बिल्कुल। साथ साहब, अगर हम जनूबी एशिया की तरफ आएँ, तो भारत की जानिब से ऑपरेशन संदूर पर नई दस्तावेज़ी फ़िल्म और उसमें अपनी कामयाबी का बयानिया पेश करने के बाद पाकिस्तान उसे हक़ाइक़ के मुनाफ़ी और इंतहाई ड्रामाई अंदाज़ में पेश किया गया, मौक़िफ़ करार दिया है। एक दिफ़ाई माहिर की हैसियत से आपके नज़दीक जंग के बाद बयानी की ये जंग कितनी अहम होती है? और असल फ़ैसला फ़िल्मी दावों से होना चाहिए या फिर जंगी रिकॉर्ड और काबिल तस्दीक शवाहिद से? मेरा ख्याल है भारत को चाहिए कि इस तरह के काम बॉलीवुड पे छोड़ दे, वो हमेशा से इस तरह की फिल्में बनाते रहे हैं। जी, अब भारत को चाहिए कि सरकारी तौर पे ऊपर अपने ही पुराने मिलिट्री कमांडर्स, परवीन सुहानी साहब और इन लोगों की स्टेटमेंट के साथ भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाए, और उसको फिर अपनी सरकारी डॉक्यूमेंट्री से या बॉलीवुड टाइप डॉक्यूमेंट्री से कंपेयर करें, तो उनको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। जी। और क्योंकि हमें तो अभी तक लाहौर की बंदरगाह नहीं मिली है, तो शायद उनकी डॉक्यूमेंट्री में वो भी आ गई होगी, शायद उन्होंने जी। कराची की बंदरगाह को भी जी, जी। तबाह कर दिया हो बिल्कुल, गया। वो लाहौर जब में समंदर भी निकाला था उन्होंने। जी जी, उन्होंने, तो हम तो अभी तक उस समंदर को ढूंढ रहे हैं कि वहां पे कोई अच्छा बीच बना लें। तो आई थिंक दिस, ये अगर आपको 1.5 साल के बाद एक डॉक्यूमेंट्री बनाना याद आया है, जी। तो भाई वो ट्रम्प को फिर आप झूठा करार दे रहे हैं। आपने आपके टेल नंबर तक हमने 4 राफेल के बता दिए, वो भी बता दिए, और बाकी इनके अपने लोगों ने, अगर शजिया याद करें जब वॉर चल रही थी, जब ये सारे जहाज गिर रहे थे, जी। तो इनके अपने देखे ना, आजकल हर एक के पास मोबाइल है, गिरती चीज की तस्वीर बनाते हैं। इनके हुँ। अपने लोगों ने वीडियोस बनाई थी और जो इन्होंने फिर बाद में उसमें से निकाल दी। तो आई थिंक ये एक बॉलीवुड टाइप एक्शन है, इसको हमें इग्नोर कर देना चाहिए। गवर्नमेंट ने जवाब दिया है, लेकिन हुँ। इग्नोर करें, दुनिया को हकीकत का पता है। जी, बिल्कुल। सर साहब, अगर गज़ा और इसराइल की तरफ आएँ, तो वहाँ भी हमास के जो है मुकम्मल गैर मुसल्लह होने को इसराइली इनख़ला से जोड़ा जा रहा है। क्या आपको मशरिक़ वुस्ता के इन तमाम महाज़ों को अलग-अलग देखना चाहिए, या ईरान, गज़ा, लबनान, यमन और आबनाए हुर्मुज़ दरअसल एक ही बड़े इलाक़ाई ताकत के मुकाबले का हिस्सा बन चुके हैं? देखिए, ये अगर देखा जाए तो ये जो जंग पहले हमारी और भारत की हुई, उसके बाद ईरान की और इनकी हुई, तो ये मैं समझता हूं कि इसमें ट्रम्प के और नेतन्याहू के जो ऑब्जेक्टिव थे वो कंबाइन कन्वर्ज कर गए थे, वो जी। मुश्तरका हो गए थे। कि उसमें इराक खित्ते में, देखिए ना आप, अगर लीबिया, इराक, शाम, इन मुल्कों को देखें तो इनकी फोर्सेस को तबाह किया, लड़वा दिया, तो वो तो किसी काबिल रहे नहीं। जो ग्रेटर इसराइल के रास्ते में एक रुकावट थी, ईरान थी।
नेतन्याहू का बयान है कि हमारी अगला जो होगा, बड़े कॉन्फिडेंस से उसने ईरान नहीं कहा था, उसने कहा था पाकिस्तान। यानी जी। उनको उम्मीद थी कि वो ईरान को रोंदते हुए गुजर के पाकिस्तान तक आ जाएंगे, जो कि न्यूक्लियर पावर है, और ग्रेटर इसराइल का उनका ख्वाब पूरा हो जाएगा। ये जो उसमें ब्रेक लगी है, ये उसी की, ईरान की इस जंग की वजह से लगी है। और अब उनका फोकस आप देखें कि मुसलसल लेबनान में उन्होंने ट्रंप की कही हुई जो जो सीज फायर थी, उसको रिजेक्ट कर दिया नेतन्याहू ने। तो आई 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 थिंक ये वो ऑब्जेक्टिव तो उनका इधर वाला खत्म हो गया, वो उस साइड पे लगे हुए हैं। इसीलिए ईरान कहता है कि जो जंग खत्म करनी है तो वो सारे महाजों पे, दैट मीन हिजबुल्लाह के खिलाफ, हमास के खिलाफ, लेबनान में और गजा में, सारी जगहों पे ये जंग खत्म की जाए। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर हम ईरान से ही शुरू करें और बारी बारी स्टेप बाय स्टेप आगे जाएं, तो हम्म। ये एक बेहतर तरीका होगा, एक पायदार अमन के लिए, जो कि जी। इसराइल के होते हुए नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल बाकी खित्ते के ममालिक के लिए यह बेहतर होगा कि ईरान सारे महादों की बजाय सबसे पहले ईरान और अमेरिका के दरमियान जो तनाव है, जो जंग की कैफियत है, इसको डी एस्केलेट करे और इसमें किसी मुआहदे तक पहुंचे, तो फिर उम्मीद है कि बेहतर होगा। लेकिन वो जो आपने बात की, उससे एक चीज जाहिर हो गई है कि इस जंग की वजह से जो इसराइल को भी पिटाई हुई है, आयरन डोम का उनका जो था हम्म। एक तस्वुर खत्म हुआ, अमेरिका के साथ भी हुआ। उसके जो उसके डिफेंसिव इक्विपमेंट है उसमें डिप्लीशन हुई है, कि हम्म। एक क्रैक्स डेवलप हुए हैं अमेरिका, कम से कम ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान। जी। ये जायनिस्ट लॉबी इतनी जल्दी, ये इस तरह की लॉबीज खत्म नहीं होती, लेकिन एक क्रैक डेवलप हुआ है कि नेतन्याहू ने अलल ऐलान ट्रंप का जो जो उसका वो गजा वाला पीस प्रोसेस था, हमास की जगबंदी थी, उसको उसने रिजेक्ट किया है, और उसके ऊपर ट्रंप ने भी रिएक्ट किया है। हम्म। तो आई थिंक यही जो क्रैक्स हैं वो आगे कुछ वर्षों में चल के वो जी। एक बड़ी दरार या एक रिलेशंस में एक तब्दीली का बायस बनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल ग्लोबल साउथ बदल रहा है।